हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका सभी का। और आज हम जो पढ़ेंगे वो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये देखो कि मैंने 9th जो कि फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करी थी, उसका मैंने थोड़ा हाफ पार्ट पढ़ाया था। ठीक है। ठीक है। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मतलब डिमांड जब बढ़ती है ना, तभी इंसान वहाँ पे मतलब एफर्ट्स करता है। तो जब डिमांड मेरे पास जब आएगी, केवल और केवल अभी सब्सक्राइबर्स की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, जब कमेंट आएंगे तब लगता है, लाइक नहीं, कमेंट आते हैं तब हमको लगता है कि ज़रूरत है एनसीईआरटी को पूरे अच्छी तरीके से बताने की। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं थोड़ा अलग, जो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हर किसी के वीडियो में होता ही है, देखो। तो वही है। और फ्रांसीसी क्रांति का मैंने थोड़ा पढ़ाया था, उसे आप एक डेमो क्लास के रूप में देखिए। हर एक चैप्टर का मैं डेमो क्लासेस के रूप में आपको क्लासेस देती रहूँगी। और जब जैसे डिमांड आएगी मेरे पास कि आप पूरा पढ़ाइए, तो मैं वैसे ही सारा जो सिलेबस है वो पढ़ाने लग जाऊँगी। ठीक है। अभी मैं थोड़ा निरंतरता नहीं बरत पा रही हूँ यूट्यूब में, क्योंकि अभी मतलब किसी का ऐसा डिमांड नहीं आ रखा है कमेंट में कि एक का आया मेरे पास। एक कोई था, मतलब सब्सक्राइबर हमारा था, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, मुझे लगा हाँ ज़रूरत पड़ रही है मतलब। तो उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी कवर करवा दीजिए। ऐसे ही अगर आप और भी लोग मुझे ऐसे बोलेंगे कि प्लीज़ डिमांड, हमारी डिमांड है कि आप पढ़ाइए, बिल्कुल, तो हम पढ़ाएंगे। तो देखो 2 मिनट तो ऐसी मेरी बातों में निकल गया है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, सीधे हम आते हैं इस चैप्टर पे। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छे से चैप्टर को करेंगे और शायद आपको पसंद भी आए। चलो देखते। देखो, यूरोप में समाजवाद है। अब हमको यहाँ पे जो है, ठीक है, समाजवाद को समझने की ज़रूरत है और क्रांति को समझने की ज़रूरत है। यूरोप और रूसी क्रांति छोड़िए, अभी अभी सिर्फ आपके लिए समाजवाद क्या है और क्रांति क्या है ये आप समझ लीजिए। ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ता है ना, तो उसको हम बारखड़ी लिखना ये सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन वैसे ही हमको यहाँ पे भी शब्दों के कुछ चुनिंदा शब्दों के जो कीवर्ड्स हैं उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। देखो, समाजवाद से हम ये समझते हैं कि सभी को जो है समान दर्जा दिया जाए एक समाज में, संसाधनों का जो स्वामित्व हो वो सभी लोगों में निहित हो। ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका जो स्वामित्व है, ओके, उनका जो स्वामित्व है वो सभी के पास हो। और क्रांति का मतलब ये है कि जो चीज़, जो कुरीतियाँ हमको समाप्त करनी है, उसको हम एक विद्रोह हो, ये वो साइलेंट विद्रोह भी हो सकता है, देखो। ठीक है। एक साइलेंट, मतलब साइलेंट से नहीं, जैसे गांधी जी ने अहिंसावाद को अपनाया था। ठीक है। तो जब गांधी जी ने अहिंसावाद को जब अपनाया था, अहिंसा को अपनाया था, तो वो भी एक क्रांति के ही तहत आता है था। ठीक है। और कोई है जो अहिंसकवादी हो जाता है, वो भी एक क्रांति के रूप में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है। जो मतलब तलवार लेके, जैसे झांसी की रानी थी, और भी बहुत लोग थे, उन्होंने जो भगत सिंह थे, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका मंगल पांडे जी थे, उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो क्या बोलते हैं अहिंसा के रास्ते पे वो नहीं चले थे। उसके उलट हम गांधीवादी विचारधारा पे हम जब जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, अहिंसा पे प्रबल बल दिया था। ठीक है। तो क्रांति के जो स्टेजेस होते हैं, और सबका क्रांति करने का एक अलग नज़रिया होता है और उसको करने का भी एक अलग पर्पज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूरोप का समाजवाद करना, देखो यहाँ इंडिया की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है यूरोप की। ठीक है। तो यूरोप की बात चल रही है और रशिया की। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी कि जो सोशल चेंजेस है
उसको हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि समाज में किस प्रकार से बदलाव आया, व उसका युग का चरण क्या था, कितने कितने हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन किया गया है उसको। तो ये सब कुछ हमको यहाँ पढ़ना है। तो चलिए, एक हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाने का मतलब प्रयास किया है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। देखो, 9th के जो चैप्टर होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। लंबे क्या होते हैं, मतलब चैप्टर कम होते हैं लेकिन पेजेस, एक चैप्टर का पेज भी 24-24, 25-25 पेज का होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जहाँ तक होता है, हम यहाँ पे डेमो क्लास देने का यहाँ पे कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ती है, आपको ये पता है इकोनॉमिक्स में। चलिए, सामाजिक परिवर्तन का युग। देखो, हमने पिछले अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा, ठीक है। शक्तिशाली विचार थे, हमने फ्रांसीसी में, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था या फिर आपने पढ़ भी लिया होगा उसको, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात वहाँ पे चल रही थी। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो था समाज का, एक समाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो आपको पता ही है ना। स्ट्रक्चर माने जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम पहले अपने माइंड में, और उसका माइंड मैपिंग करके हम बना लेते हैं ना, एक मतलब पेज में भी बना लेते हैं कि इस तरह का क्या बोलते हैं हम बिल्डिंग बनाएंगे करके, ठीक है। उसी प्रकार से समाज का भी एक अपना संरचना होती है। देखो, उसमें जो है परिवर्तन, आमूल परिवर्तन आया, संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पे एस्टेट्स और श्रेणियों में बताता। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है, पादरी वाला, पादरी था ना, कुलीन वर्ग, पादरी और वकील और ये सब कुछ आते थे, मतलब उसके अंदर समाज की आर्थिक और समाज मोटे तौर पे एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पे कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। बिल्कुल, जो क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या था, कुलीन वर्ग का नियंत्रण था, चर्च का नियंत्रण था। उस समय क्या था कि जो पादरी थे, हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं ना, और मौलवी वगैरह होते हैं, वैसे वहाँ पादरी होते हैं चर्च में, तो उनका प्रभुत्व था। देखो, उस समय पढ़ना लिखना तो इतना आता नहीं था, तो जो लोग पादरी जो कह लेता था, ठीक है, वो समाज में स्वीकार्य माना जाता था, ठीक है। तो लोग भी ये मानते थे कि ये बहुत ज्ञानी हैं, इनको सब पता है, तो फिर उनकी बातें मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, वो उभरा, तो उस समय क्वेश्चन, तर्क, बुद्धि, ये सब कुछ प्रस्तुत किए गए, मतलब तर्क होने लग गए कि ऐसा कैसे, ये वो, ठीक है। उदाहरण के लिए बता दे, तो जैसे कि मान लो ये ब्राह्मण है, ठीक है, पादरी को ब्राह्मण मान लो आप, ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो ब्राह्मण जो बोलता था वैसे वैसा लोग कर लेते थे, ठीक है। तो जैसे प्रथा है, सती प्रथा है, कुरीतियाँ हैं, ये सब कुछ तो हम कुरीतियाँ मान रहे हैं, लेकिन शायद उनके पक्ष से वो सही हो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, विधवा विवाह इंडिया में परिप्रेक्ष्य में सोचो कि विधवा मतलब यानी क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह करना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी क्या है समाज में, मतलब दर्जा उतना अव्वल नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ उतना दिया जाता है पहले के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था वहाँ पे, ये सारी जो कुरीतियाँ हैं उसे समाप्त करना के लिए भी क्रांति ज़रूर होती है। तो कुलीन वर्ग मतलब यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, वो क्या कर रहा था, सबको बता रहा था मतलब यहाँ पे कि ऐसा है। लेकिन जब लोगों को, पढ़े लिखे लोग जब तर्क करने लगे कि ब्राह्मण जी ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन पूछने लग गए, तो आप ब्राह्मण, पादरी का मतलब ब्राह्मण लीजिए ताकि आपको यहाँ पे इजी पड़े, ठीक है। यहाँ पे किसी जो है, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण है ताकि आप समझ जाएं। पादरी, पादरी आप समझ गए होंगे, वैसे अब तो पादरी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या हो रहा है कि चर्च का नियंत्रण बढ़ रहा था, कुलीन वर्ग का हमको यहाँ पे पता चल रहा था। अभी तक हम क्या पढ़ा, अभी मध्य वर्ग यहाँ पे
हमने पीछे तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी यहाँ के परिप्रेक्ष्य में भी उभरा नहीं है मध्य वर्ग। अब यहाँ कुलीन वर्ग जो है और चर्च का नियंत्रण बहुत ज़्यादा, अमीर वर्ग और चर्च। लेकिन क्रांति के बाद अब देखो, क्रांति अब समाप्त हो, क्रांति जब हुई उसके बाद क्या हुआ कि जब संरचना बदल गई। देखो किसी भी स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन तो ज़रूरी हो जाता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं तो उस समाज की संरचना में, उस समाज के स्ट्रक्चर में, यानी कि उसकी बनावट में हमको बदलाव करने ही पड़ते हैं। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के और सामाजिक सत्ता पे किसका नियंत्रण हो, इस पे चर्चा छिड़ गई। बिल्कुल, यहाँ पे यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो व्यक्तिगत अधिकारों के जो स्वरूप थे, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। आज हम क्या पढ़ते हैं, गरिमा गरिमा। अगर हम जीवन जीने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कैसा जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए। क्योंकि उस जीवन से क्या फ़ायदा जहाँ पे हमको दिक्कतें आ रही हों। ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए ये देखो, ये आपके ना केस स्टडी में बहुत ज़्यादा काम आएगी जो जो मैं बता रही हूँ। उदाहरण के लिए ये समझो कि जीवन का अधिकार हमको मिल गया है, और जो जीवन का अधिकार मैं ये बता रही हूँ आपको, जीवन का अधिकार हमको मिल चुका है, लेकिन वो तो मतलब गंदी नालियों के वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है वहाँ पे, तो को कैसा जीना हुआ। इसीलिए हमको मिला है गरिमापूर्ण, यानी गरिमा के साथ हमको जीना चाहिए। सामाजिक सत्ता में किसका नियंत्रण हो। अब देखो संरचना में तो परिवर्तन होगा, तो ये भी तो उठाएगा सवाल कि सत्ता में मतलब कौन है सत्ता में। यूरोप और एशिया में बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा कि वहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप में सामाजिक सत्ता पे किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। ये नाम याद रख लीजिएगा प्लीज़, राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो। ठीक है, डेरोजियो याद कर लो। देखो इसको डेरोजियो अगर बाय द वे आपको याद नहीं आया तो कैसे याद करोगे। देखो हम क्या जानते हैं, हम जरूर डेयरी में जाते हैं दूध लेने के लिए। ठीक है, तो डेयरी से कर लो डैरो, री के हमें रो लगा देना है। और जियो भाई क्या बोलते हैं, अब देखो क्या बोलते हैं, जियोगे ना, जियो, आजकल जियो की सिम चली है, तो डैरो जियो। ठीक है, डेरी और जियो, यानी डेरी जियो, और डेरी जियो से बन गया क्या, डैरो जियो। तो ये याद कर लो। मुझे इतना मतलब याद करने की टेक्निक, मैं तो याद कर लेती हूँ अपनी टेक्निक से, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप भी अपनी टेक्निक बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, निमोनिक बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ गई है, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन की। ठीक है, का उल्लेख किया है, और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात, क्रांति के बाद। ठीक है, देखो किसी किसी को ना हिंदी वर्ड नहीं दिखा है, पश्चात माने होता है बाद में। यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चल के उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इस विचार को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। देखो उपनिवेशों के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी। ठीक है, देखो अभी तो एक भी पेज नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ज़रा फटाफट करते हैं। पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। ठीक है, कौन कूद पड़े, यहाँ पे जो डेरोजियो और राजा राम मोहन उन्होंने उल्लेख किया है, और लोगों की क्रांति के पश्चात यूरोप की जो सिचुएशन थी वहाँ के बारे में जो है बहस चलना प्रारंभ हो गई यूरोप में। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दे दिया। देखो कोई भी जो चीज़ होती है ना, कोई भी जो सिचुएशन होती है, जब वो अपने चरम पे पहुंच जाती है ना, तो वहाँ से विनाश निश्चित हो जाता है। ठीक है, देखो इसको हम एक उससे बता दूँ। देखो एक डायग्राम, ये मैंने बनाया एक डायग्राम। ठीक हो गया। अब देखो जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर लेते, एक समय था जब डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट बहुत हो गया। ठीक है, और इसी डेवलपमेंट के बाद भ्रष्टाचार अगर वहाँ बढ़ गया तो वहाँ का पतन हो गया। देखो, तो इसलिए विकास भी ऐसा हो जो कि हमको यहाँ पे मतलब इस यहाँ ढकेले ना, यहीं बना रहे या यहाँ बना रहे। ठीक है,
और एक तरीके से और समझाती हूँ। देखो, मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। पहले वो भ्रष्टाचार इतने तक ही सीमित था, ठीक है। फिर वो इतना बड़ा, धीरे 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 करके बढ़ गया। लेकिन जैसे यहाँ तक बढ़ गया, अब जैसे ही वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया भ्रष्टाचार, तो क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र का पतन होना निश्चित हो जाएगा। फिर वहीं स्टेज पे आ जाएगा, फिर वहीं ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी उसको इधर तक आने के लिए। तो सोचो, एक कि आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। कोई भी, इवन भ्रष्टाचार क्या, इवन आप कहीं भी कुछ देख लो, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने चरम पे पहुंचती है तो वहाँ का पतन निश्चित हो जाता है। तो ये देश को हमेशा, एक देश को ये बात ध्यान रखनी है। आइए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं एक पीक पे हम अपना विकास करें, लेकिन वहाँ पे हमें क्या करना है, विकास के साथ साथ उसको इतना तूल नहीं देना है, इतना घमंड नहीं करना है कि हमारा पतन भी निश्चित हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कोई भी चीज़ अपने पीक पे होती है, ठीक है, तो उस पीक से हमको ढलान पे नहीं जाना है, समानांतर दिशा में उसको चलाना है, ठीक है। यानी कि पैरेलल चलाना है। आप मेरी बात समझ, पैरेलल, समांतर, ये ऐसे है ना, तो ये मतलब यहाँ पहुँचे तो ये ऐसे ही चलना चाहिए हमेशा, ऐसे करके यहाँ नहीं आना चाहिए बिल्कुल नीचे को। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी मेथड है बिल्कुल पढ़ने की, जिससे आपको एक एक शब्द के बारे में उसकी वैल्यूज़ पता चले, ठीक है। अब देखो, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते कि परिवर्तन हो ही ना। इस सवाल पे सबसे अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, ठीक है। एकदम तेजी से बदलाव भी नहीं लाना है, धीरे धीरे हो, ठीक है। और इसी के पक्ष में भी हूँ कि बदलाव जो है हमेशा धीरे 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 होना चाहिए। तेजी से बदलाव होगा तो नीचे ढलता हुआ वो नज़र आएगा। जैसे मान लो आजकल ऑनलाइन गेमिंग का चल रहा है, पैसे कमाने का। उसने पैसे तो कमा लिए, फिर उसने कहा कि मुझे और पैसे कमाने हैं, उसने और पैसे लगा दिए। अब और पैसे लगवा दिए तो क्या बोलते, वो हार गया। तो क्या हो गया, उसका पतन हो गया ना, उसके पैसे चले गए भाई। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक हो गया, आई होप। क्योंकि हमारे जो आसपास की चीज़ें होती है ना, उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। पुनर्गठन माने कि रीयूनियन। कुछ रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स कंजर्वेटिव्स बोलते हैं, जो कि पुरानी परंपराओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कुछ उदार यानी कि लिबरल, ये वर्ड्स याद कर लो, की वर्ड्स हैं ये। या आमूल परिवर्तन, रेसिडी रेडिकल, संसाधनों के पक्ष में थे, ठीक है। रूढ़िवादी भी थे, उदारवादी भी थे, परिवर्तनवादी भी थे, ठीक है। कंजर्वेशन, लिबरल और CLR से याद कर लो इसको, CLR, कंजर्वेशन, लिबरल, रेडिकल। ये है कंजर्वेशन है रूढ़िवादी, L से है लिबरल उदारवादी, और R से है रेडिकल यानी कि परिवर्तनवादी। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का मतलब था। राजनीति इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो सामने थी, ठीक है, जो समान थी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है, जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन, या रेडिकल क्या होता है, परिवर्तनवादी, का गंभीर प्रयास किया जाएगा। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी 20वीं सदी का स्वरूप तैयार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्ति और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो ये समय एक तो हमको यहाँ पे परिवर्तनवादियों का पुनर्गठन करने का जो गंभीर प्रयास है उसे पढ़ना है, रशियन क्रांति रेवोल्यूशन पढ़ना है, और उसके फलस्वरूप समाजवाद में 20वीं सदी में क्या क्या शक्तिशाली विचारधाराओं की जो एक श्रृंखला बन गई। यानी कि श्रृंखला क्या होता है, देखो ये है एक श्रृंखला,
ठीक है, एक श्रृंखला बनानी है हमको। तो यहाँ पे हम जो मैंने ऊपर बताया ना, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, हमको यहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हम इन हेडिंग्स को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये रशियन क्रांति 1940 यहाँ मैप है, और ये सब पढ़ा सकती हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, और जिसको भी आपको एक बात अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं, जिसको भी 6th 7th 8th की ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, मैंने उसके अच्छे से नोट्स बना दिए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स की फॉर्म में बना दिया है, जो कि आपको बहुत इजीली समझ आएगा। इसके जो रेट्स हैं मात्र, अगर किसी को चाहिए तो भाई कॉम्बो मिल रहा है 6th का, 7th का, 8th का। ठीक है, पहली स्टेज में आपको 6th का मिलेगा, सेकंड स्टेज में आपको 7 के मिलेंगे, और थर्ड स्टेज में 8th की पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 6th क्लास के लिए आपको पे करना है मुझे 200 रुपीज़, फिर 7th के लिए, ठीक है, जिसने 200 रुपीज़ का ये कॉम्बो लेना है, ठीक है, 200 रुपीज़, उसको ऑटोमेटिकली 7 का फ्री मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ, ठीक है, मतलब अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे उसको 7th के। उसके बाद 8th के लिए आपको बेटा पेड करना पड़ेगा। ठीक है, 8th के लिए आपको यहाँ पे मैं 300 रुपीज़ लूँगी। ठीक है, क्योंकि नोट्स क्या बोलते हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो 8th की भी मिलेगी। ठीक है, 6th और 7th का तो फ्री ही मिलेगा 6th का लोगे तो। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज में मिलेगा जब आप 6th का पूरा कर लोगे। ठीक हो गया, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं आपको पहले जो है 6th क्लास के मतलब आपको एक पेज का दिखाऊंगी पहले। ठीक है, उसके बाद ही अगर आपको लेना होगा नोट्स तभी। ठीक है, पहले हम डेमो दे देंगे आपको। ठीक है, या फिर मैं अपने नोट्स को एक बार यहाँ पे वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी आपको एक बार। ठीक है, ये है और कैसे कैसे समझा रखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय। इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और अगर वीडियो चाहिए होगी अगली तो हम बना देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस सपोर्ट एंड बनाए रखना यहाँ पे। ठीक है।